हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वाक्य विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम से अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। यानी कि इनको शब्दों को क्रम से लिखना भी या क्रम से बोलना भी आवश्यक होता है। यदि हम इनको क्रम से नहीं बोलेंगे तो इनका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो भावों एवं विचारों को पूर्ण रूपेण प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द व्याकरण में पद कहलाते हैं। वाक्य की रचना एक से अधिक सार्थक शब्दों से होती है। यानी एक से अधिक सार्थक शब्द यानी दो या दो से अधिक इसमें शब्द जुड़ेंगे तो वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के सभी पद मिलकर पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। वाक्य अपने आप में भाषा की पूर्ण स्वतंत्र सार्थक इकाई होती है। इस तरह किसी बात विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य कहते हैं। देखिए, यहाँ उदाहरण एक दिया हुआ है। गौरव टीवी देख रहा है। अब इसमें इन शब्द समूहों से पूरी बात स्पष्ट हो रही है, इसलिए ये वाक्य है। इससे पता चल रहा है कि वो टीवी देखने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से देखिए, लोग बस में चढ़ रहे हैं, लोग बस के लिए पंक्ति में खड़े हैं। तो ये मैंने आपको वाक्य के उदाहरण आपको बताए। आगे हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले हम उद्देश्य पढ़ेंगे। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहेंगे तो इसे कर्ता और उसके विस्तार को ही उद्देश्य कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। क्रिया और उसके विस्तार को विधेय कहते हैं। यानी कि कर्ता तो हो जाएगा उद्देश्य और क्रिया विधेय कहलाती है। देखिए, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। खरगोश के छोटे छोटे बच्चे गिलहरी के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगे। इस वाक्य को उद्देश्य और विधेय में इस प्रकार बांटा जा सकता है। सबसे पहले आप देखिए उद्देश्य। खरगोश के छोटे छोटे बच्चे उद्देश्य है यहाँ पर, और विधेय गिलहरी के साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगे, ये विधेय हो जाएगा। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्चे तो कर्ता है और खरगोश के छोटे छोटे कर्ता का विस्तार है। इसी प्रकार खेलने लगे क्रिया का पद है और गिलहरी के साथ लुका छुपी का खेल क्रिया का विस्तार है। इसी तरह लड़की ने फ़ोन पर बात की। लड़की शब्द यहाँ पर कर्ता है, काम को करने वाली है, तो ये उद्देश्य है। फ़ोन पर बात की, ये विधेय है, यानी ये क्रिया है। उसी के बाद देखिए, चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया करता है, उड़ने का काम चिड़िया कर रही है, तो ये उद्देश्य है। उड़ रही है शब्द विधेय यहाँ हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय को हमने पढ़ लिया है, जो कि वाक्य के अंग हैं। अब हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम विधानवाचक वाक्य पढ़ेंगे। जिस वाक्य से किसी बात के होने का सामान्य बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। इसमें देखिए आप इसका उदाहरण, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ये क्या है? हमेशा सूरज पूर्व दिशा में ही उगता है, ये शाश्वत सत्य है। एक सामान्य जानकारी हमें बताई जा रही है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य है। इसी तरह हाथी जंगल में रहता है, तो ये भी एक शाश्वत सत्य है, तो ये भी विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह आप देखिए, मैंने तुम्हें बाजार जाते देखा था। यानी वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हें बाजार जाते हुए देखा था, तो ये स्थिति का पता चल रहा है, ये विधानवाचक वाक्य है। वह बीमार है,
यानी बीमार होने की वो बात कह रहा है, तो ये भी विधानवाचक वाक्य में आएगा। ऐसे ही ठंडी हवा चल रही है, हवा क्या कार्य कर रही है, चलने का कार्य कर रही है कि वो बह रही है, हवा चल रही है, तो ये विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद होता है निषेधवाचक वाक्य। जैसा यहाँ नाम से पता चल रहा है, निषेध यानी मना करना या न होना। जिस वाक्य से क्रिया के नहीं होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चलता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैं यह चित्र नहीं बना सकती, यानी वो मना कर रही है कि मैं ये चित्र नहीं बना सकती। मैंने आज होमवर्क नहीं किया, तो इसमें भी पता चल रहा है नहीं शब्द से ये निषेधवाचक वाक्य है। इसी तरह से आप और देखिए, तुम कभी समय पर नहीं उठते हो, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। नल में पानी नहीं आ रहा, नहीं शब्द आ रहा है, निषेध मना किया जा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये नकारात्मक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। इसी को हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। मैं कुछ न कर सका, यानी वो मना कर रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सका, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। माली आज काम नहीं करेगा, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है कि वो मना कर रहा है कि आज काम नहीं करेगा, तो ये निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य का उदाहरण है। अर्थ के आधार पर हम वाक्य का तीसरा भेद पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होगी। आप उदाहरण देखिए, क्या तुम्हारे पास साइकिल है? क्या शब्द क्या है? प्रश्न सूचक शब्द है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास साइकिल है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह से गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, कब शब्द से पता चल रहा है, पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में आ रहा है, वाक्य के अंत में आ रहा है। आप कब आए, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। आपको क्या डर है, ये प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह आपकी बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, नया मोबाइल फ़ोन कब खरीदा। इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुमने नया मोबाइल फ़ोन कब खरीदा। कब शब्द प्रश्नसूचक शब्द है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। इन वाक्यों में हमें प्रश्न पूछे जाने का या प्रश्न संबंधी जानकारी हमें मिल रही है, इसलिए ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का चौथा भेद होता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है, या फिर आज्ञा या प्रार्थना अथवा परामर्श इसमें दिया जाता है, या किसी बात का अनुरोध किया जाता है। यानी इस वाक्य में आज्ञा, अनुरोध, निर्देश, इस तरह की बात अगर इस तरह की वाक्य अगर वाक्यों में आएगी तो वो आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। देखिए यहाँ उदाहरण, कमरे के बाहर निकलो, यानी एक आदेश दिया जा रहा है कि कमरे से बाहर निकलो, तो ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह कृपया कभी दर्शन दीजिए, यानी एक निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कृपया शब्द से, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये आज्ञावाचक वाक्य है। इसी तरह से यहाँ बैठ जाओ, निवेदन किया जा रहा है कि यहाँ बैठ जाओ, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। कृपया मेरी बात मान लीजिए, इसमें निवेदन किया जा रहा है, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह से तुम जाकर पढ़ाई करो, तो ये एक आदेश दिया जा रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। एक गिलास दूध लाओ, इसमें भी आदेश दिया जा रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तुम बाजार जाओ, तो ये भी इसमें आदेश दिया जा रहा है, ये भी आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह से तुम इधर आओ, यानी तुम इधर आओ, किसी को बुलाया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि इधर आओ, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। फिर हम अर्थ के आधार पर वाक्य का पांचवा भेद पढ़ेंगे, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होगा।
तो वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण आप देखिए, काश मेरे पास बहुत पैसा होता। वो एक इच्छा प्रकट कर रहा है कि मेरे पास बहुत ही पैसा होता, तो ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। भगवान सबका भला करे, ये एक आशीर्वाद कोई दे रहा है या शुभकामना दे रहा है, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो ये आशीर्वाद इसमें प्रकट हो रहा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है और दूसरा उसको शुभकामनाएं दे रहा है, तो इसमें वक्ता की शुभकामना प्रकट हो रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यानी ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये क्या है, एक आशीर्वाद है, तो इसमें भी इच्छावाचक वाक्य है। ऐसे ही काश पापा जी यहाँ होते, यानी एक इच्छा प्रकट की जा रही है, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। अर्थ के आधार पर वाक्य का छठा भेद होता है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि मन के भावों को व्यक्त किया जाता है, यानी मन के जितने भी भाव हैं वो सभी विस्मयवाचक वाक्य में आएंगे। इन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण, आहा तुम आ गए, यानी एक आनंद की अनुभूति हो रही है आहा शब्द से। उसके बाद आहा शब्द है, उससे मन का भाव प्रकट किया जा रहा है, तो उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। इसी तरह से वाह कमाल कर दिया, एक तारीफ की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है वाह शब्द से, तो इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रखा है, तो ये विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक का उदाहरण है। इसी तरह से अरे तुम तो कक्षा में प्रथम आ गए, तो ये तारीफ की जा रही है, तो ये भी विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह से वाह भारत ने शानदार जीत पाई, इस वाक्य में भारत की प्रशंसा की जा रही है जीत पाने के लिए, तो ये विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। शाबाश तुम्हारी कहानी अच्छी थी, यानी इसमें भी शाबाश शब्द से तारीफ की जा रही है। शाबाश क्या है, विस्मयवाचक शब्द है, और इसके बाद में विस्मयवाचक शब्द का प्रयोग करने के बाद विस्मय सूचक चिन्ह को लगाया गया है। तारीफ की जा रही है कि तुम्हारी कहानी अच्छी थी, तो ये विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। अरे वह इतनी जल्दी आ गया, तो ये भी एक आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है अरे शब्द से, तो ये भी विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। अरे तुम जीत गए, इसमें भी आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, तो ये भी विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। अर्थ के आधार पर वाक्य का सातवां भेद होता है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के होने का संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, यानी किसी कार्य के होने का एक अंदेशा, अनुमान लगाया जाता है, वो संदेहवाचक वाक्य होता है। इसमें आशंका प्रकट की जाती है, कार्य के होने की आशंका प्रकट की जाती है, यानी पूर्णतया कार्य होगा या ना होगा उसकी आशंका को प्रकट किया जाता है। इन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस वाक्य से किसी बात के होने का संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, शायद अब तक घंटी बज चुकी होगी, यानी कि एक अंदाजा, अनुमान लगाया जा रहा है, कल्पना की जा रही है कि शायद घंटी बज चुकी होगी, तो ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। शायद आज वर्षा हो, यानी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आज वर्षा हो जाए, तो ये भी संदेह इसमें प्रकट किया जा रहा है, संभावना बताई जा रही है कि ये कार्य होगा, तो ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। हो सकता है आज धूप निकल आए, तो धूप निकलने की एक अंदेशा बताया जा रहा है कि शायद धूप निकल जाए, हो सकता है धूप निकल जाए, तो ये भी संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। शायद कल मैं विद्यालय न आऊँ, यानी वो पूरा नहीं बता रहा है, पूर्णता नहीं बता रहा है, वो शायद लगा के बोल रहा है, वो संदेह को प्रकट कर रहा है, उसकी आशंका को प्रकट कर रहा है, तो ये भी संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। माताजी शायद कल सुबह तक आ जाए, इसमें भी संदेह प्रकट किया जा रहा है, ये भी संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। अर्थ के आधार पर वाक्य का आठवां भेद होता है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य पर दूसरे उपवाक्य की संभावना निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि एक वाक्य
पर दूसरा वाक्य डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा, जिसे हम आश्रित बोलते हैं, यानी दोनों ही बात एक दूसरे पर निर्भर करेगी, तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें एक बात या कार्य का होना या न होना दूसरी बात या कार्य पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि इस तरह के वाक्यों में किसी कार्य की असफलता और सफलता की ओर इशारा किया जाएगा, तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके उदाहरण आप देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल अच्छी होने के लिए इशारा किस पर किया जा रहा है, वर्षा पर किया जा रहा है, तो ये संकेतवाचक का उदाहरण है। ऐसे ही अगर तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास होगे, यानी पास होने के लिए पढ़ाई की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये भी संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, तो सफल होने के लिए परिश्रम की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसी तरह से यदि खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी, तो सेहत बनाने के लिए खाना खाने की तरफ इशारा किया जा रहा है। यदि वर्षा हुई तो जाम लग जाएगा, यानी जाम लगने का इशारा वर्षा की तरफ किया जा रहा है, तो ये इसमें एक उपवाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है, तो ये भी संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। अगर पढ़ते तो अच्छे नंबर जरूर आते, नंबर आने का संकेत पढ़ाई की तरफ किया जा रहा है, तो ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर एक ही वाक्य को थोड़े से हेर फेर यानी कि थोड़ा सा बदलाव करने से 8 प्रकार के वाक्यों में लिखा जा सकता है। यानी वाक्य तो एक है, लेकिन इसको अर्थ के आधार पर अलग अलग भागों में बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। अब इसी वाक्य को हम निषेधवाचक यानी कि निषेधवाचक वाक्य में हम बदल रहे हैं, तो जो परिश्रम नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती। अब इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे, तो क्या परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या शब्द से, और उसके बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया जा रहा है, ये प्रश्नवाचक का उदाहरण है। इसी तरह से आज्ञावाचक वाक्य, परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी परिश्रम करने की आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। इसी तरह से इच्छावाचक वाक्य में इसी वाक्य को बदल रखा है, यदि सफलता चाहते हो तो परिश्रम करो। एक इच्छा को प्रकट किया जा रहा है कि तुम सफलता को चाह रहे हो तो परिश्रम करो। अब इसको विस्मयवाचक वाक्य में कैसे बदल रखा है, अटल सत्य परिश्रम से ही सफलता मिलती है, यानी ये पूर्ण रूपेण सत्य है कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ऐसे ही इसे संदेहवाचक वाक्य में बदल रखा है, शायद परिश्रम से ही सफलता मिलती है। एक संदेह आशंका को प्रकट किया जा रहा है, तो ये संदेहवाचक वाक्य बन गया, शायद परिश्रम से ही सफलता मिलती है। इसे संकेतवाचक वाक्य में यदि हम बदलेंगे तो परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो सफलता का इशारा परिश्रम की तरफ किया जा रहा है, तो ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसमें एक उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, तो ये हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।